नमस्कार, मैं आपका दोस्त बसंत उत्सव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण का शब्द विचार, ठीक है, उसकी ये दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 कह सकते हैं आप, वो आज होने वाली है। और हमने पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और हमने पढ़ा है तत्सम और तद्भव के बारे में। अब हम आगे अगला पॉइंट हमारा रहेगा, वो रहेगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और उसमें फिर एक और शब्द का प्रकार होता है संकर शब्द, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन हमने सबसे पहले किया था, जिसमें तत्सम और तद्भव अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो, या फिर आप यूं कह सकते हैं बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, आकार के आधार पर, बनावट के आधार पर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया है। पहला पॉइंट अपनों कल हमने बात कर ली है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट ये अपना हो गया है। अब बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द प्रकार होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। उसके बाद शब्द होता है यौगिक, और फिर होता है योग रूढ़ शब्द। अब साथियों, इनके अर्थ पे जाने का प्रयास हम जरा करेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। अब रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं साथियों जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका किसी भी प्रकार से दो पदों से मिलकर या दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना हुआ नहीं, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि उस शब्द को हम विच्छेद नहीं कर सकते, रूढ़ शब्द को हम विच्छेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं, उसको विच्छेद नहीं कर सकते। एक निश्चित शब्द होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है, निश्चित शब्द होता है, निश्चित शब्द होता है। अब साथियों, कोई भी शब्द किन से मिलकर बनता हो, सबसे पहले इस बात को जरा आप ध्यान में रखें। तो कोई भी शब्द बनता है संधि से, उपसर्ग से नया शब्द बनता है, प्रत्यय से एक नया शब्द बनता है, और समास से एक नया शब्द बनता है, ठीक है। अब वे शब्द जिनमें संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग नहीं होते हैं वे रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। वे रूढ़ शब्द होते हैं, वे निश्चित शब्द होता है, ठीक है। उसका हम कोई भी विभाजन या खंड नहीं कर सकते। अगर उसका खंड हमने किया, उसको हमने विभाजित कर दिया, परंतु साथियों उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होगा। यानी विच्छेद की सीधा सा अर्थ ये होता है कि विच्छेद होने वाले दोनों ही पदों का अपने अपने आप में अर्थ होता है। अगर उनका अर्थ नहीं निकल रहा है तो आप मान के चलिए कि उसको विच्छेद नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते हैं। यानी कि निश्चित शब्द जिसका हम खंड नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास आप कीजिएगा कि वे शब्द जिनमें संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग ये नहीं हो, वे शब्द कौन से होते साथियों, वे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। अब ये आपके सामने परिभाषा बन गई है। अब जो सीटेट हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं उनमें क्वेश्चन बनता है कि हिंदी व्याकरण को किस विधि से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूत्र विधि से कह सकते हो आप, निगमन विधि भी कह सकते हो, क्योंकि हम इसमें कठिन से सरलता की ओर जाते हैं। पहले सूत्र प्रस्तुत करते, फिर उदाहरण प्रस्तुत करते, वो निगमन विधि होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, लेकिन मैंने यहाँ पे आगमन विधि का प्रयोग किया, यानी पहले आपको सरलतम रूप उदाहरण देने का प्रयास किया, अब सूत्र की ओर चलेंगे, यानी कि एक परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। तो अब परिभाषा क्या बन गई है, ठीक है। आप लिख सकते हो रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए साथियों जरा आप। रूढ़ शब्द की परिभाषा हो गई है कि वे शब्द जो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से मिलकर न बने हो, से मिलकर न बने हो, वे शब्द रूढ़ शब्द हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं या फिर रूढ़ शब्द हैं। जैसे कि अब उदाहरण भी लेके देखते हैं, जैसे कि घोड़ा। अब घोड़ा शब्द है, इसका आप विच्छेद कैसे करेंगे, यानी इसका हम दो टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर टुकड़े करते हैं तो उसका कोई भी सार्थक अर्थ निकल के नहीं आएगा, ठीक है।
जैसे कि घर है, दिन है, ये ऐसे शब्द हैं। घर हो गया, दिन हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, रात है। तो ये जो शब्द देखे आ रहे ऐसे वे सारे शब्द, परिभाषा को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपकी कोई भी उदाहरण समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे शब्द जिनका कोई भी विच्छेद नहीं किया जा सकता, अगर विच्छेद होता है तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते बात करते हैं यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं। प्यारे साथियों, यौगिक शब्द को समझना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमने रूढ़ शब्द को समझ लिया है। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूढ़ प्लस रूढ़ शब्द बराबर क्या होगा? यौगिक होगा। यानी कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द होता है। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रूढ़ शब्द विद्या, एक और रूढ़ शब्द लिख रहा हूं आलय। आलय का मतलब होता है घर, स्थान। ठीक है, विद्यालय। अब विद्या क्या है? रूढ़ शब्द है। आलय क्या है? रूढ़ शब्द है। विद्या को हम विभाजित नहीं कर सकते, आलय को भी हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वह उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो वे शब्द रूढ़ शब्द हो गए। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। विद्या क्या है? रूढ़ शब्द हो गया। विद्या प्लस आलय होता है तो विद्यालय हो गया। विद्यालय ये पूरा शब्द बन गया। क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय शब्द कौन सा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। अब इसमें आप उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है, समास से बने शब्द, ये सारे ही शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप परिभाषा लिख सकते हो, यौगिक की परिभाषा, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय से मिलकर बने हो। अब साथियों, इसमें समास क्यों नहीं लिखा मैंने? इसमें अब समास में एक बात को ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी समास, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं आएगा क्योंकि बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण होता है वो फिर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाता है। इसलिए बहुव्रीहि समास को छोड़ के सभी समास, उपसर्ग, प्रत्यय एवं संधि से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कि बदनाम। अब एक और यौगिक शब्द का उदाहरण लिख रहा हूं मैं, बदनाम। नाम एक शब्द हो गया, बद एक शब्द हो गया। अब बद शब्द यानी कि नेगेटिव सेंस में जाता है। बद यानी अच्छा नहीं, मतलब बुरा सेंस या नकारात्मकता की ओर ये संकेत करता है बद शब्द। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों शब्द, ये रूढ़ शब्द है नाम, और बद शब्द भी रूढ़ शब्द है। बदनाम क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो ये बद क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो बद क्या है? उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। इसी प्रकार समास से बना हो या प्रत्यय से बना हो, बहुव्रीहि समास को छोड़ के किसी भी समास से बना हो। अब योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द की भी बात करते हैं तो उसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में भी समानता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब योग रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल हो गई है क्योंकि रूढ़ शब्द की परिभाषा समझ चुके हम, और यौगिक की और योग रूढ़ की। अब योग रूढ़ की और यौगिक की परिभाषा एक जैसी है। ठीक है, इसमें भी वही होता है जो यौगिक शब्द होता है। रूढ़ और एक रूढ़ शब्द और एक रूढ़ शब्द मिलता है तो यौगिक शब्द बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक अन्य अर्थ निकलता है, शब्द का अन्य अर्थ निकलता है। यानी मैंने अभी यौगिक शब्द में आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण नहीं लिखवाए थे, उसको छोड़ के सभी समास जो है, समासिक शब्द जो है वे सभी यौगिक शब्द होते हैं, और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी परिभाषा क्या बन गई है? ठीक है, परिभाषा ये बन गई है कि वे शब्द जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो, वे क्या हैं? वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि गजानन शब्द आपने सुना होगा, गजानन। ठीक है, अब ये शब्द कैसे बना हुआ है? गज प्लस आनंद शब्द से बना हुआ है।
गज शब्द रूढ़ शब्द है, आनंद शब्द भी रूढ़ शब्द है, यानी कि इनको हम विच्छेद नहीं कर सकते। अगर इनका विच्छेद करते हैं तो वह सार्थक विच्छेद नहीं होगा, दोनों का अर्थ नहीं होगा, इसलिए वो रूढ़ शब्द होता है। दो रूढ़ शब्द से मिलके क्या बनता है, यौगिक शब्द बनता है। लेकिन जब तीसरा अर्थ निकलता है तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। गज का मतलब होता है हाथी, आनंद का मतलब होता है मुख, चेहरा, ठीक है, हाथी का चेहरा। तो तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, गणेश, भगवान गणेश की बात हो रही है। तो वे सभी उदाहरण जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, वे सभी क्या हैं, वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सभी बातों को एक जगह लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब सभी को एक सूत्र में बांध के देखते हैं, एक जगह पर समझने का प्रयास करते हैं, एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। रूढ़ शब्द यानी वे शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से न बने हो, वे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो संधि, समास, ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने हो। अब साथियों, हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को क्यों जोड़ा गया, क्या जरूरत थी, ठीक है। तो ये ऐसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये ऐसे शब्द के प्रकार होते हैं जिनको मिलाकर हम नया शब्द बना सकते हैं। आप स्वयं भी रचना कर सकते हैं, एक नया शब्द बना सकते हैं। किन के आधार पे, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। यानी हिंदी में नए शब्द बनाने का जो पूरा ढांचा होता है वो इन्हीं पे होता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पर ही होता है। इन्हीं से नए शब्द बनते हैं, इसलिए हिंदी व्याकरण में इनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब समास में बहुव्रीहि समास इसमें नहीं आएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। और योग रूढ़ शब्द कौन से, वे सभी शब्द जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, वे सभी जो हैं वे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ गए हैं। तो शब्द व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, साथ ही अपने साथियों में शेयर जरूर करें। शब्द के तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि है अर्थ के आधार पर शब्द। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, अर्थ पे आधार पर शब्दों की संख्या प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। अब साथियों, सार्थक शब्द का जरा विच्छेद करके देखें तो अर्थ हमें पता चल जाएगा, स प्लस अर्थक यानी के साथ। स का मतलब हो रहा है के साथ और अर्थक का मतलब समझिए आप, अर्थ यानी अर्थ के साथ, यानी जिस शब्द का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होता है। निरर्थक, ये निर उपसर्ग से बना हुआ और ये स उपसर्ग से बना हुआ है, तो इसका विच्छेद करेंगे, निर का निर हो जाएगा ये, और निर पर अर्थक हो जाएगा, निर प्लस अर्थक। निर यानी के साथ नहीं या फिर रहित, ठीक है, या फिर रहित यानी कि अर्थ के रहित, ठीक है। अब साथियों, हिंदी की जो परिभाषा बोलती है कि अगर किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वो कोई शब्द भी नहीं है, ठीक है, हिंदी की परिभाषा ये बोलती है। लेकिन फिर भी निरर्थक शब्द को हिंदी में सम्मिलित क्यों किया गया, ठीक है, ये बात अब आगे समझ में अपने को आएगी, ठीक है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम उसको हिंदी में क्यों सम्मिलित करते हैं। एक साइड हम लिख सकते हैं कि सार्थक शब्द और एक साइड लिखिए आप निरर्थक, ठीक है। जैसे कि हम जनरली बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जैसे कि सार्थक शब्द है चाय। हम बोलते हैं कि यार चाय वाय पियो, ठीक है, तो चाय के साथ हमने एक शब्द यूज किया वाय, इसका क्या अर्थ है, कुछ भी अर्थ नहीं है, यही होता है निरर्थक शब्द। लेकिन इनको जनरली जो है लोक प्रचलन में आने की वजह से सम्मिलित कर लिया गया। चाय वाय, खाना वाना,
खाना वाना खाओ यार, तो क्या हो जाएगा, खाना वाना हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, खाना वाना, आना जाना, ठीक है, ये तो अर्थक शब्द हो गए, आना और जाना ये तो अर्थक शब्द हो गया, इनका दोनों का अर्थ निकलता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है। जैसे कि कुछ काम वाम कर लो यार, काम के साथ हमने वाम शब्द यूज़ किया। जैसे कि पेन वेन दो यार, पेन के साथ हमने वेन शब्द यूज़ कर लिया। मोबाइल वोबाइल, पेन वेन, ठीक है, घड़ी वड़ी, गाड़ी वाड़ी, साइकिल वाइकिल, बेग वेग, पता नहीं कितने हम सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो इसी से ये बात क्लियर होती है कि जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन लोग प्रचलन में आ गए हैं, जनरली हम उनका बोल देते हैं मुख से, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द को दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक जिसका अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, ठीक है। हम अगर उसका विच्छेद तोड़ना सीख जाएं एक एक वर्ण में, तो फिर हम किसी भी शब्द के अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, शब्द का अगला प्रकार है विकार के आधार पर, ठीक है, या विकार का मतलब होता है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर शब्द का प्रकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक शब्द होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द यानी जिनमें परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और परिवर्तन अगर होता है साथियों, तो वो किस आधार पर होता है? तो वो होता है लिंग के आधार पर, वो होता है वचन के आधार पर, वो होता है काल के आधार पर, और क्या होता है कारक के आधार पर, जो कि मैंने नीचे कारक विभक्ति लिखी है, ठीक है। कारक के आधार पर, लिंग वचन काल और कारक के आधार पर किसी शब्द में परिवर्तन हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार वही हैं, विकारी शब्द यानी परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन, अविकारी यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने शब्द लिखा है रात। अब रात को लिंग के आधार पर कीजिए आप, ठीक है। रात रात ही होती है, ना महिला ना पुरुष होता है, यानी लिंग के आधार पर नहीं होता है। वचन के आधार पर रात या, ठीक है, इसका हो सकता है रात रातों, ठीक है। रात का क्या हो गया? वचन के आधार पर बहुवचन हो गया, रातों हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया, ठीक है। ये अविकारी नहीं है, रातों क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया, ठीक है, यानी जिसमें परिवर्तन हो गया है। तो वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर या काल के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम छात्र। अब इसको लिंग के आधार पर हम अगर परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा? छात्रा, ठीक है। वचन के आधार पर करेंगे तो छात्र का क्या हो जाएगा? बहुवचन कर देंगे, छात्रों हो जाएगा। ये वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। काल के आधार पर चलना, ठीक है, चलता है या फिर चलना, चलना, चलता है या चल रहा है, जो वर्तमान हो गया चल रहा है, और फिर आगे हो गया चलेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे वाक्य निकलने का प्रयास किया, जो कि काल के आधार पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी शब्द में, ठीक है। कारक के आधार पर अब यहाँ पे हम एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं बदल के लिखना चाह रहा हूँ। अब साथियों, ये तो हमने समझ लिया कि लिंग, वचन और काल के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कारक के आधार पर किस प्रकार से शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखता हूँ, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर उसमें परिवर्तन होता है वो किस आधार पर होता है, और कारक के आधार पर किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ कि राम ने श्याम को पत्र लिखा। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कर्ता कहाँ पे, ठीक है, यानी सब्जेक्ट क्या है। राम के बारे में बात हो रही है, राम सब्जेक्ट है, राम क्या है? कर्ता है, ठीक है, और श्याम क्या है? कर्म है। तो अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये कारक है। कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है, ये सारणी लिखने का यही उद्देश्य है। तो कर्ता ने, ठीक है, ये एक प्रकार से एक टेबल में समझने के लिए ये एक ट्रिक के रूप में बनाया गया है। तो कर्ता ने, तो कर्ता ने यहाँ पे देख पा रहे हो आप, और श्याम क्या है? कर्म है। अब इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से ये वाक्य फिर बनता है कि श्याम ने राम को
पत्र का जवाब दिया, पत्र का जवाब दिया, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कर्ता है, और राम क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया है, ठीक है। यही परिवर्तन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो श्याम है वो कर्ता हो गया है, और यहाँ पे जो श्याम है वो कर्म है, यानी ये कारक के आधार पर परिवर्तन हुआ है। जो श्याम था वो यहाँ पे कर्ता बन गया है, और जो राम था वो कर्म बन गया है। इसी प्रकार से किसी शब्द में कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। तो ये तो आपको टेबल अच्छी तरह से याद ही होगा, स्कूल टाइम से ही रटते आ रहे हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को ए करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, या फिर इसके साथ ए और ए आता है, वो भी संप्रदान अपादान से, इसमें अलग होने की भावना होती है। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो ये अलग होने की भावना है। संबंध का की के रा री रे ना नी ने आता है, या फिर अधिकरण में पर, संबोधन ए हे हरे ओ, ये सारे संबोधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आपकी ये दूसरी क्लास शब्द विचार की पूर्ण हो चुकी है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं और बात करते हैं विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। जैसे कि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, समास, ये इस प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे विस्मय बोधक, संबोध बोधक, ये सारे शब्द जो हैं वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।